नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो आमतौर पर होता क्या था, पहले वर्ल्ड के किसी हिस्से में कोई डिजास्टर आता था, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी लहर आ गई, साइक्लोन आ गया, तो बाकी देश जो हैं वो हेल्प ऑफर करते थे उस देश को जहां पर ये पर्टिकुलर डिजास्टर आया है। मेडिसिन्स की और दूसरी तरह की हेल्प दी जाती थी। बट अभी तो पूरा वर्ल्ड ही सफ़र कर रहा है, तो सप्लाई चेन्स भी जो हैं कई सारी कमोडिटीज़ की वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस महामारी से, कुछ देश ऐसे हैं जो कम सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल में अर्बन गवर्नेंस के एस्पेक्ट की बात की जाती है। देखो हमारे देश में जो मेट्रो सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पर इन्फेक्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बाकी सिटीज़ के अपेक्षा कर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही हैं। उनके पास कम पावर्स, कम रिसोर्सेज फ़िलहाल अवेलेबल हैं इस महामारी से निपटने के लिए। दिल्ली की देखो अलग बात है, क्योंकि दिल्ली एक यूटी भी है, अलग से स्टेट भी है। लेकिन बाकी मेट्रो सिटीज़ में लोकल बॉडीज़ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही हैं इस महामारी से निपटने में। आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था तो गांव में जो पंचायत हैं उनको तो अच्छी खासी पावर दे दी गई थी, बट अर्बन लोकल बॉडीज़ को आज भी कम पावर्स हासिल हैं। इसके अलावा शहरों में कई सारी पैरेलल बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश कर दी जाती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, डिजास्टर को हैंडल करने के लिए अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट वाली बॉडी है, वो हालांकि गांव में भी काम करती है। हाउसिंग को मैनेज करने के लिए अलग से बॉडी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पैरेलल में और बहुत सारी बॉडीज़ शहरों में काम कर रही होती हैं, तो इसलिए काम बढ़ जाता है। एक यूनिफाई अथॉरिटी नहीं इस्टेब्लिश हो पाती मेट्रो सिटीज़ में। ये सबसे ज़्यादा वीक लिंक है फिलहाल मेट्रो सिटीज़ में कोविड-19 की महामारी पर काबू पाने में। अर्बन लोकल गवर्नेंस से संबंधित कुछ बेसिक्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट से शुरुआत करते हैं। देखो अर्बन एरियाज हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है आर्टिकल नंबर 40, और आर्टिकल नंबर 40 जो है वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। लेकिन म्युनिसिपल एरियाज से रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है हमारे देश के संविधान में। समझ गए? यानी पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल तो फिर भी है, चलो मान लिया डीपीएसपी में है, लेकिन अर्बन गवर्नेंस से संबंधित आर्टिकल तो है ही नहीं हमारे देश के संविधान में। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात तो की जाती है डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में, लेकिन म्युनिसिपल एरियाज को ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं की जाती है। और ये देखो अपने आप में पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि आज़ादी के समय वो लीडर्स जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल निभाया था वो ज़्यादातर अर्बन एरिया से आते थे, उनका अर्बन बैकग्राउंड था। दूसरा, इंडिया हमेशा से एक बेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, किस प्रकार से रोड्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइट एंगल पे टकराते हैं, सीवरेज व्यवस्था कितनी अच्छी है, अर्बन प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उस समय ओल्ड जो सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट में हमारे इंडिया के काफ़ी सारे अर्बन सेंटर्स आते थे, और ये अर्बन सेंटर्स एक प्रकार से रीजन थे इंडिया की प्रोस्पेरिटी का, इंडिया की समृद्धि का। लेकिन बाद में अर्बन गवर्नेंस पे, अर्बन एरियाज पे फोकस धीरे धीरे कम हो गया। इवन देखो 74th अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई खास बदलाव आया नहीं। अभी भी म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी, वो सारे उन सभी इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं जिन इश्यूज से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सफ़र कर रहे हैं। समझ गए? मतलब फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सफ़र कर रहे थे, म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस भी उसी प्रकार की प्रॉब्लम्स सफ़र
करते हैं। पैराडॉक्स वैसे ये भी है, 1991 में 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश ने डिक्लेयर की। उस इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार काम करेगी। लेकिन सोच के देखिए, इन्वेस्टमेंट तभी तो आएगी ना जब आप अर्बन एरियाज में सुधार लाओगे। अर्बन एरियाज में सुधार नहीं लाया गया है, इवन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बावजूद। अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें अर्बन गवर्नेंस के मामले में, ब्रिक्स में हमारे जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं, चाइना ने देखो बहुत अच्छा काम किया है अर्बन गवर्नेंस के मामले में। इसी वजह से चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाने में सफल हो सका है। वैसे चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वहाँ पे, लेकिन फिर भी चाइना में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास बहुत पावर्स हैं। इवन संघाई में जो मेयर का पद है वो देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। इवन चाइना अपनी सिटीज़ के मेयर को इन्वॉल्व करता है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में भी। लेकिन इंडिया अर्बन गवर्नेंस के मामले में कुछ खास नहीं कर पाया है। इंडिया को समझने की आवश्यकता है हमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है। हम अर्बन गवर्नेंस सुधारने में कामयाब ना हो पाए हैं सिर्फ इस वजह से। अगर हम अर्बन गवर्नेंस को सुधार पाते हैं, अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। अर्बन एरियाज देखो ना सिर्फ गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू लेके देते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन होता है उसको भी एकोमोडेट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है अर्बन एरियाज के द्वारा। और अर्बनाइजेशन तो देखो इंडिया में बहुत तेज़ी से हो रहा है। जल्द ही सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया गया तो अर्बन एरियाज में हालात ख़राब हो जाएंगे। इवन पंजाब जैसे स्टेट्स भी बहुत तेज़ी से अर्बनाइज हो रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पंजाब जैसे स्टेट्स में भी। रूरल एरियाज में डेवलपमेंट का ना होना अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को और तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसमें भी क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, इसलिए अर्बन गवर्नेंस पे, अर्बन एरियाज पे फोकस करने की आवश्यकता है। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ईसर जज अहुलवालिया, इन्होंने देखो कहा था स्मार्ट सिटी पॉसिबल नहीं है जब तक आप स्मार्ट म्यूनसिपैलिटी नहीं इंश्योर करते हो। यानी पहले तो आपको स्मार्ट म्यूनसिपैलिटी पे फोकस करना होगा, उसके बाद आप सिटी को स्मार्ट बना सकते हो, ऐसा बोला गया था ईसर जज अहुलवालिया के द्वारा। ईसर जज अहुलवालिया ने यह भी बोला, देखो हम सिटीज़ में बेसिक गवर्नेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक सर्विसेज की डिलीवरी, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन पॉवर्टी। अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं तो हम हमारे देश के अर्बन सेंटर्स के पोटेंशियल को कभी रियलाइज नहीं कर सकेंगे। 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं अर्बन गवर्नेंस में, ईसर जज अहुलवालिया ने कहा। पहला तो देखो फेडरल सिस्टम। हमारे देश के फेडरल सिस्टम में आपको पता है 3 टियर हैं। सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पे है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस यानी लोकल गवर्नमेंट। देखो संविधान में साफ साफ पावर्स नहीं डिफाइन की गई है। लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पावर क्या होगी। लोकल इंस्टीट्यूशंस एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती हैं 3F के लिए, फंक्शंस के लिए, फंड्स के लिए और फंक्शनरीज के लिए। दूसरा रोड ब्लॉक है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम देखो अर्बन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, रूरल सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने डिस्कस भी किया था, जो रूरल सेक्टर है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, फिर भी रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं आ पाई है, जबकि अर्बन एरियाज तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ही नहीं। तीसरा रोड ब्लॉक ये है हमारे देश में पर्याप्त इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए और गवर्नेंस के लिए। मतलब अर्बन सिटीज़ में किस प्रकार की प्लानिंग हो, किस प्रकार की गवर्नेंस हो, इसके लिए पर्याप्त इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमने नहीं तैयार किया है। अब देखो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एम्पावरमेंट में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो देखो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो लीडर्स होते हैं उनको ये लगता है सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, अगर लोकल लेवल पे लीडरशिप डेवलप हो गई, वही पॉइंट है जो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के समय डिस्कस किया था। अगर लोकल लेवल पे लीडरशिप डेवलप हो गई, अगर म्यूनसिपैलिटीज़ को एम्पावर कर दिया गया तो सारा रेवेन्यू लोकल लीडरशिप ही खर्च करेगी। स्टेट लेवल पे जो लीडर्स होंगे उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू होगा नहीं एक्सपेंडिचर के लिए। तो इस वजह से म्यूनसिपैलिटीज़ को, म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है, अभी देखो पॉलिटिकल वेटेज अर्बन एरियाज की कम है, मतलब अर्बन एरियाज में कम सीटें आती हैं, रूरल एरियाज में ज़्यादा सीटें आती हैं लोकसभा में, और 2026 तक इसे चेंज भी नहीं किया जा सकता। 2026 के बाद भी देखना ये होगा चेंज होता है या फिर नहीं होता है। तो अर्बन एरियाज को कम रिप्रेजेंटेशन हासिल है, इसीलिए उन पर ध्यान भी कम दिया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव अर्बन एरिया से कम है एज कंपेरिजन टू रूरल एरियाज। तीसरा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कैओटिक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अर्बन एरियाज में, एक एक चीज़ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आती है, तो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप कह सकते हो तीसरे पॉइंट में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिचुएशन है काफ़ी कैओटिक है, इंडिया में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं अर्बन एरियाज में। चौथा पॉइंट, म्यूनसिपैलिटीज़ में देखो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब एक स्टेट में म्यूनसिपैलिटीज़ को अलग तरह की पावर्स हैं, कहीं मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड है, कहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट, चाहे देखो मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, ज़्यादा पावर्स तो आईएएस के पास ही रहती हैं, मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है म्यूनसिपैलिटी में, जो सरकार का नुमाइंदा होता है, सरकार का ऑफिसर अक्सर आईएएस ही होता है, तो उनके पास ज़्यादा पावर रहती है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं मेयर, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हुआ हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ हो, मेयर के पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, देखो 74th अमेंडमेंट एक्ट में किसी प्रकार की डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रोविजन नहीं किया गया है। आपको याद होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने ग्राम सभा के बारे में डिस्कस किया था। गांव के सारे वोटर्स या फिर 2-3 गांव के सारे वोटर्स एक असेंबली में जमा होते हैं, वो होती है ग्राम सभा। तो इस प्रकार का डायरेक्ट डेमोक्रेसी से संबंधित कोई प्रोविजन 74th अमेंडमेंट एक्ट में नहीं किया गया है। वैसे देखो प्रोविजन है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ का या फिर म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटीज़ का प्लान बनाने के लिए, लेकिन विभिन्न स्टेट्स ने इन प्रोविजंस को ठीक से इफेक्टिव रूप से इंप्लीमेंट नहीं किया है। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, यानी आधे अधूरे मन से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ या फिर म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटीज़ को गठित किया गया है, और गठित किया भी गया है तो उनको पावर्स नहीं दी गई हैं। ब्यूरोक्रेट्स का जो एटीट्यूड है चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, वो बेरुखी वाला है, मतलब इनडिफरेंट है, बात सुनते नहीं हैं ब्यूरोक्रेट्स, चुने हुए प्रतिनिधियों की इज्जत नहीं देते हैं। वो सारे इश्यूज जो हमने 73rd अमेंडमेंट में डिस्कस किए थे, वो इश्यूज यहाँ पर भी लागू होते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।